तो पाटल्स जो शहर के अंदर खड्डे हैं, अब इस शहर में खड्डे हैं, शहर के खड्डे के साथ में जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश के कारण पानी भर जाता है और वो खड्डे नज़र नहीं आते हैं और काफ़ी घटनाएं घट चुकी है। उल्लासनगर के अंदर काफ़ी लोग गिर चुके हैं। आइए आज लेते हैं मुलाकात मोती लुधवानी जी के साथ। मोती लुधवानी जी, पहला सवाल, आप एक्टिविस्ट हैं या नेता? मैं एक एक्टिविस्ट भी नहीं हूँ। थोड़ा मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा जोर से बोलेंगे और थोड़ा आगे बोलेंगे तो क्या वॉइस प्रॉपरली जाएगा। ओके, तो आपने सवाल पूछा। एक्चुअली मैं अपने आप को एक्टिविस्ट भी नहीं मानता, नेता तो मैं बिल्कुल हुई नहीं। मैं एक शहर का, उल्लासनगर शहर का सिटीज़न हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो थोड़ा एजुकेटेड हूँ, तो मैं एक अलर्ट सिटीज़न हूँ। और जो उल्लासनगर के हालात हैं उसमें मैं समझता हूँ कि जो भी एक्टिव एजुकेटेड लोग हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। तो मैं एक अलर्ट और एक्टिव सिटीज़न हूँ। एक्टिविस्ट भी मैं नहीं मानूंगा, नेता तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ टाइम पहले आप कांग्रेस के एक नेता के साथ प्रदेश कार्यालय गए थे, मंत्री से मिले और वहाँ पे आपका प्रवेश हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। Yes. तो आप बोल रहे कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं, तो ये जो प्रवेश था आपका वो क्यों था? एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही लगभग लास्ट 10-12 साल से मेरा एक विषय था जिसमें मैंने शहर में काफ़ी मेहनत की थी। बिल्डिंग में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो धोखाधड़ी बिल्डिंग का मुद्दा है। उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो मैंने काफ़ी नेता को रिक्वेस्ट किया, काफ़ी एक्टिविस्ट को रिक्वेस्ट किया ये मैटर में कोई आगे बढ़े और शहर में जो रिलीफ चाहिए वो मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई इसमें ज़्यादा जानकार नहीं था, लोगों को जानकारी नहीं थी और कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने इसमें कुछ 10-12 साल मेहनत की, कुछ करेस्पॉन्डेंस की। जो यूडी सेक्रेटरी है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन सबसे मैंने मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर से भी मैंने मुलाकात की। तो फिर वो काम करते करते लोगों को लगा कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मुझसे मिलने आए। उसमें अलग अलग पार्टियों में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे आई, जिसको मैंने चूज़ किया। और कुछ अंडर कांग्रेस आपको क्यों नजर है? क्योंकि देखा है कि आपने काफ़ी सालों से कि भाई कांग्रेस का अगर उल्लासनगर के अंदर मैं भविष्य बताऊं तो 2012 के अंदर 8 सीट थी, 2017 के अंदर 1 सीट पड़ी। और जिस तरीके से कांग्रेस का शहर में प्रभाव है, जिस तरह से उनकी वर्किंग है, अभी हाल ही में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था आपके ज़िला के अध्यक्ष का, तो पब्लिक के नज़रों में ऐसे लग रहा था कि कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लेके आए वो रोहित सालवे जी की मेहरबानी, क्योंकि वो किसी मंत्री जी को भी लेके आए थे, धरने पे भी बैठे थे, उस धरने में शायद आप भी बैठे थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को लग रहा था कि भाई लग रहा है कि ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है ये रोहित सालवे अगर नहीं बैठते और नहीं लगता तो आज शहरवासियों को थोड़ी राहत होती टैक्सों के चक्कर में, ठीक है। ये एक आर्थिक बोझ भी डाला गया पब्लिक के ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स का, ठीक है। आज हम जो मुद्दे को लेकर चल रहे हैं वो है पाटोल्स का। तो पाटोल्स जो शहर के अंदर खड्डे हैं, अब इस शहर में खड्डे हैं, शहर के खड्डे के साथ में जब बारिश पड़ती है उस बारिश के कारण पानी भर जाता है और वो खड्डे नज़र नहीं आते हैं और काफ़ी घटनाएं घट चुकी है। उल्लासनगर के अंदर काफ़ी लोग गिर चुके हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, शहर में खड्डों का मुद्दा एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में, उल्लासनगर में थोड़ा ज़्यादा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है जो उल्लासनगर में जो हमारी यूएमसी है, उसके जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, प्योरली जो हमारे शहर की जो हालत है उसमें जो खास करके जो रोड्स की जो कंडीशन है उसके लिए मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। यूएमसी के नगर सेवक और जो अधिकारी, हाँ, वो इतने भ्रष्टाचार करते हैं। खड्डों का जो काम था मैं आपको बताता हूँ, कम से कम स्टार्टिंग से वो 2 करोड़ का अमाउंट से स्टार्ट हुआ था। खड्डे चारों प्रभात समिति में 50-50 लाख का इनका एस्टिमेट आता था। ये भी एस्टिमेट सही था गलत था मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि एस्टिमेट बनाता है इंजीनियर। वो बढ़ते बढ़ते 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ हो गया। लास्ट ईयर ये अक्टूबर में 6.5 करोड़ का इन्होंने अमाउंट एक टेंडर इशू किया था, वो टेंडरिंग प्रोसेस था। अच्छा। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि ये इन्होंने मार्च में वापस इन्होंने कुछ 10 करोड़ के यही पोथोल्स पे टीके इन्होंने इशू किए हैं। फिर वो उन्होंने वर्क ऑर्डर टेंडरिंग से दिया है या इन्होंने 522 से दिया है। पहली बात तो 522 से इतना बड़ा ठेका देना
बिल्कुल भी गलत है, कायदे के खिलाफ है। कोई भी 1 लाख 2 लाख के ऊपर इनको फाइटुडू में करना ही नहीं है। तो ये जो खड्डे का जो अमाउंट बढ़ गया, 6 मंथ्स के अंदर आप उल्लासनगर में 6.5 करोड़ का एक ठेका और 10 करोड़ के दूसरे ठेके 16.5 करोड़ अमाउंट खर्चा करते हो। और उसकी जो काम आप देखते हो रोड पे, जो कंडीशन आज उल्लासनगर में आप जाओगे, आप रोज़ ट्रैवल करते हो, मैं देखता हूँ खास करके 2 व्हीलर में, आप 1 नंबर से स्टार्ट करो 5 नंबर तक लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है। ये 6 किलोमीटर में आपको 10,000 खड्डे कम से कम शहर में आपको दिखाएंगे, और सब खड्डे डेंजरस हैं। जो शहर में जो पॉथोस जो खड्डे हैं सब इतने रिस्की हैं। देखिए हमने। अच्छा मुझे बताइए, ये जो हर साल ये पाटोल्स के टेंडर्स निकलते खड्डों के, मैं पाटोल्स नहीं बोलता हूँ, खड्डे बोलता हूँ, जैसे शहरवासी समझ पाए कि पाटोल्स कुछ लोग नहीं भी समझते हैं। तो ये जो खड्डों के भराव करने का जो ये करोड़ों रुपए का जो ये टेंडर हर साल निकालते हैं, ऐसा था कि ये एक महानगर पालिका की शायद एक ये डिमांड भी है, शायद एक डिमांड भी है कि जो भी ठेकेदार को हम ठेका देते हैं, ठीक है, जो हम ठेकेदार को ठेका देते हैं वो कम से कम उसकी 1 साल की उसको गारंटी संभालनी पड़ती है कि 1 साल के अंदर कुछ भी हो गया रोड के खड्डों को, तो उसकी जवाबदारी उसको वो ठेकेदार के ऊपर होती है। बिल्कुल तो आपकी क्या बात बोलेंगे आप? ये जो ठेका जब दिया जाता है तो उसमें ये महानगर पालिका की ड्यूटी है कि वो कुछ वक्त के लिए दिया जाए। जो मिनिमम जो पीरियड होना चाहिए ठेकेदार का, वो जो मिनिमम पीरियड है वो कम से कम 1 साल के लिए होना ज़रूरी है। तो उसमें महानगर पालिका जो आज जो काम करती है वो बार बार रिपीट हो रहा है। उसमें और आपको एक चीज़ बताता हूँ, उल्लासनगर में कुछ ऐसे रोड्स थे जो नए बने, मेरे पास वो सब नए रोड का वर्क ऑर्डर है, कम से कम 20 करोड़ के ऐसे रोड थे जिसमें 3 साल की गारंटी है। अच्छा, पहले तो वो 3 साल की गारंटी में खड्डे क्यों हुए? ठीक है, खड्डे हुए, गारंटी है तो वो जो रोड बना रहा है उसकी जिम्मेदारी है बनाना। तो वो गारंटी जो लेना है वो यूएमसी को ठेकेदार से लेना है। न्यू रोड्स की मैं आपको बताता हूँ, नेहरू चौक से लेके फॉरवर्ड लाइन तक जो रोड है वो गारंटी पीरियड में था, 2018 में 2017 में बनाया हुआ है। उसकी गारंटी पीरियड के अंदर ही खड्डे हुए और वो खड्डे आज पौथोल के ठेके में भरे जा रहे हैं, तो गारंटी वेस्ट हो गई। तो यानी आपका कहना है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका का चलन गलत है? बिल्कुल गलत है। ये जो ठेके निकल रहे हैं वो जो मतलब जो ठेकेदारों को पैसा दिया जा रहा है वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा दिया जा रहा है। जिन ठेकेदारों को दिया जा रहा है वो फिक्स्ड है। वो जो जितने भी ठेकेदार हैं सबका कोई ना कोई नगर सेवक के साथ पार्टनरशिप है। तो यानी आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका इलीगल तरीके से चल रही है? महानगर पालिका इलीगल तरीके से चल रही है और ठेकेदार को फायदा करा रही है। फायदा करा। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर ऐसे पब्लिक का, जैसे आपने महानगर पालिका बोला, तो कुछ महीने पहले आपने टीयर गटर का डेमोलिशन करवाया था, ठीक है। उस डेमोलिशन के अंदर एक अधिकारी ने संडे के दिन, इतवार के दिन, डेप्यूटी कमिश्नर, हाँ वो जो भी, जो उनकी जो मैं नाम क्यों लूँ, मुझे पता भी नहीं कि कौन सी अधिकारी था। तो वो अधिकारी ने संडे के दिन महानगर पालिका के सभी नियम को मेरे को लग रहा है ताक पे रखा होगा, क्योंकि संडे के दिन किसी अधिकारी को ऐसे पावर्स नहीं है कि भाई संडे किसी का डेमोलिशन करे। नहीं, ये गलत बात है। मतलब ये डेमोलिशन हुआ था संडे के दिन? ये संडे के दिन डिमोलिशन हुआ था। हाँ। डिमोलिशन मंडे को होना तय था। मेरे घर के पीछे एक वो आपकी कंप्लेंट थी, वो मेरी टीयर गटर तोड़वाने की, मेरी पर्सनल कंप्लेंट। वहाँ पर एक मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। आपने बोला कि ये गलत तरीका मंडे को होना चाहिए, जो संडे को नहीं, गलत नहीं, संडे को तोड़ना गलत नहीं है, लेकिन ये शेड्यूल मंडे था। संडे क्यों आओ उसका कारण भी बताता हूँ। हाँ, मेरा सवाल बोले खत्म करना दो। अभी उसके अंदर एक निजी चैनल को स्टेटमेंट दिया जाता है अधिकारी की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, फिर वो टीयर गटर बन जाता है। तो कंप्लेंट आपने किया टीयर गटर तोड़ने के लिए, एक तो वो इलीगल तरीके से संडे के दिन तोड़ा गया, जिसपे आपको भी ऑब्जेक्शन है कि वो मंडे होना था और मंडे शेड्यूल था, तो यानी संडे पे लेके आए। वो संडे पे लेके आने का कारण क्या था? वही बता रहा हूँ। बताइए। देखिए, उल्लासनगर में मैं हर जगह पे जाता हूँ, हर जगह पे मुझे टीयर गटर दिखाई देता है। टीयर गटर पहली बात तो गैर कानूनी है, बनना नहीं चाहिए जी, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट धोखादायक बिल्डिंग का है या दूसरे करप्शन का है, तो मैं ये सब्जेक्ट धोखादायक बिल्डिंग से कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो मैं फिर भी आज धोखादायक बिल्डिंग है, आगे के धोखादायक टीयर गटर बनेंगे। ये धोखादायक की फ्यूचर धोखादायक बिल्डिंग्स हैं, तो ये मुद्दा इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, लेकिन ये एक डीप में मुद्दा है। इसमें मोस्टली आप देखेंगे तो कुछ शहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें म्यूनसिपालिटी में कंप्लेन करते हैं, उनको ब्लैकमेलर बोला जाता है। तो वो लोग इसमें जाते हैं, उनका इंटेंशन क्या है मुझे पता नहीं।
वो ब्लैकमेलर हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरे घर के पीछे एक दुकान में ये काम चालू हुआ, जो एक ऑलरेडी बना हुआ था, टियर गटर का काम ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन वो होते होते उसकी हाइट इतनी बढ़ गई कि मेरी बालकनियाँ बंद हो गई। तो मैं मजबूर होके मेरे बाजू वाले बिल्डिंग को लेके, शानदार अपार्टमेंट और मेरी बिल्डिंग के मेंबर्स को लेके मैंने एक कंप्लेन जारी की और मुझे बोला गया कि ये हम लोग डिमोलिश करेंगे, ये लीगल है। फिर अचानक क्या हुआ, डिमोलिशन उन्होंने काम रुका दिया। फिर काम सैटरडे संडे को इतना फास्ट चालू किया, उन्होंने कम से कम 20 से 25 वर्कर लगा के पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो क्योंकि ये काम सैटरडे संडे चालू रहा, जो काम सैटरडे संडे होना चाहिए था 4 लेबर की जगह 24 लेबर आ गए। तो इसके लिए नगर पालिका को संडे को आके ये मैसेज देना पड़ा कि आप ये मत समझो कि सैटरडे संडे नगर पालिका बंद रहती है तो आप इलीगल काम कर सकते हैं। नगर पालिका को पूरा अधिकार है, ये आपके लिए ज़रूरी है जानना। नगर पालिका को इलीगल काम तोड़ने के लिए संडे को भी डिमोलिशन का, सैटरडे को भी डिमोलिशन का, पब्लिक हॉलीडे को भी डिमोलिशन का अधिकार है। ठीक है, तो यानी आपने पहले बोला कि वो मंडे था, मंडे मुझे बोला गया था, मुझे ऐसा बोला गया था आपको मंडे बोला गया था। फिर जब मैंने कंप्लेन की कि सैटरडे को उन्होंने छुट्टी के दिन 25 लेबर लगा के कंप्लीट कर दिया, तो उनको बुरा लगा कि आपको क्या लगता है कि आप संडे को कुछ भी करके रातों रात 24 घंटे के अंदर ये बिल्डिंग पूरी की मेरे पास देखिए ना, वो तो मंडे में डेमोलिशन हुआ कर सकते थे कि भी ये मंडे भी कर सकते थे, लेकिन संडे को उन्होंने कंप्लीट कर दिया और ये दिखाने की कोशिश की कि आपका जो आपने हमारा काम बंद कराया हम उसको डिसोबे करते हैं। तो इसके लिए महानगर पालिका ने ये किया, जो मुझे जानकारी नहीं थी कि संडे आ रहे हैं। जब वो आए मुझे सरप्राइज लगा, मुझे मीडिया से फ़ोन आया कि संडे आ रहे हैं, तो महानगर पालिका ने मैसेज दिया कि हम संडे भी काम करते हैं, डोंट फील कि हम लोग सैटरडे संडे हम सोए रहते हैं, हम 24 घंटे इलीगल काम को रोकने के लिए बंधे हुए हैं। तो यानी वो मतलब जो उन्होंने जो डेमोलिशन किया वो एक फेयर काम था, फेयर था क्योंकि बालकनियां बंद हो गई थी, तोड़ के उन्होंने नीचे कर दिया, जीरो। ठीक है, एक और आरोप आप पे लगा है। अच्छा, मतलब मुझे कुछ लोगों ने भी पूछा, बोला था कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं। 19 मई 2017 में आपके ऊपर एक केस हुआ था, बरोबर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बरोबर। वो केस था कि 52,80,000 जो नोटबंदी हो चुकी, बरोबर, वो नोट आप लेते ट्रेवल कर रहे थे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप पहुंचे, आपको पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने रोका और जब वो पैसे निकले आपको शायद उन्होंने केस भी भरा। वो हकीकत है उसमें। तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपने अच्छा हुआ सवाल पूछा। हाँ, काफ़ी लोग पूछते हैं। देखिए, नोटबंदी जब हुई थी तो एक सर्कुलर निकला था। नोटबंदी सर्कुलर के हिसाब से 6 या 8 नवंबर को सर्कुलर निकला, अप टू 30 दिसंबर तक हमको नोटबंदी, जितने भी नोट एक्सचेंज 50 दिन का जो 50 दिन का पीरियड था। आफ्टर 50 दिन अगर किसी के नोट एक्सचेंज नहीं होते हैं ड्यू टू सम रीज़न, कोई आदमी इंडिया में नहीं है या इंडिया के बाहर है या कोई बीमार है या कोई भी कारण से, तो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, मेरे पास पूरा सर्कुलर नंबर है, उनको मार्च तक 31 मार्च तक RBI में जाके वो नोट एक्सचेंज करने, ऐसा कायदा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग रह गए, वो मेरे पास आए, तो मैंने उनकी जिम्मेदारी ली कि ये कायदे में मैं ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चालू थी। सुप्रीम कोर्ट में ये कम से कम 10 दिन डेट चली और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार को एलिगेशन किया कि आपने जब प्रॉमिस किया हुआ है कि आप नोट 31 दिसंबर के बाद जो रह गए हैं, क्योंकि करेंसी है, करेंसी को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। वो NRI के लिए था, NRI के लिए नहीं था, जो भी रह गया। मैं आपको सर्कुलर की कॉपी दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। वही सर्कुलर की कॉपी की वजह से केस एडमिट हुआ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट होता ही नहीं है विदाउट रीज़न। और उसके बाद 10 हियरिंग भी चली। ठीक है, वो केस में सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और सर्कुलर के हिसाब से कोई भी इंसान का अगर नोट रह जाता है, आप ये बोल सकते हैं कि वो करेंसी जो है ब्लैक है, उसके आप टैक्स लग सकते हैं, लेकिन जो आदमी के पास करेंसी रह गई है किसी भी कारण, तो वो आपको एक्सचेंज करके देना है। ये लॉ है। करेंसी आपकी तो नहीं थी ना? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो जब मेरे पास मेरे क्लाइंट आए तो मैंने बोला ये मैटर हम प्रोसेस कर सकते हैं, और हमने एक एडवोकेट के साथ टाइम रखा। ठीक है, एडवोकेट ने जहाँ पे मैं गया था, फार्म हाउस था। हाँ। एक बंगला बना हुआ था, कॉन्फिडेंशियल जगह थी। अच्छा। लेकिन वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे एडवोकेट को मिलने के लिए, वो सब पुलिस का एक ट्रैप था। अच्छा। और पुलिस ने वो ट्रैप लगा के हमसे पैसे लिए। हमने बोला ये हैं पैसे, हमारे क्लाइंट है, सब क्लाइंट ने एफिडेविट दिया कि किसके किसके पैसे हैं। उनका एफिडेविट दे के हमने उनका नाम ऐड करा दिया कि ये पैसे इनके हैं और ये हम हमारे वैलिड रीज़न है, हम सुप्रीम कोर्ट में ये दिखा चुके हैं कि हमारे पैसे हैं और हमको एक्शन करने हैं एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द मोदी गवर्नमेंट। नहीं, देखिए 50 दिन जो पहले मोदी सरकार ने दिए सभी को नोट एक्सचेंज करने के लिए, सभी लोगों ने नोट एक्सचेंज करा। उसके बाद में कुछ टाइम ऐसा दिया था कि कुछ टाइम तक एक
एनआरआई के को भी टाइम दिया यही होगा। यही मार्च तक टाइम था कि जो रह गए नहीं, एनआरआई के आपका लिए जो नहीं केस वो मार्च तक था, ठीक है, लेकिन आपका जो केस वो 19 मई 2017 को हुआ। उसी- मार्च और मई में फर्क है ना सर। तो मैं उसी सिलसिले में जाता हूँ। हाँ। जब हम 1 जनवरी को 10 जनवरी को आरबीआई में गए तो आरबीआई ने हमको रिफ्यूज़ किया। हमने आरबीआई में गए, हमने आरबीआई को मेल कभी गए थे आप आरबीआई? 10 जनवरी को हम आरबीआई में गए थे। हाँ। और उसके बाद हम 3 महीने मार्च तक आरबीआई में फॉलो करते रहे। आरबीआई ने बोला कि जो हमने सर्कुलर डाला था कि आप मार्च तक कर सकते हैं, वो हम सर्कुलर अभी वापस लेते हैं, हम उसको कैंसिल करते हैं। इशू करने के बाद आपने जो पब्लिक को प्रॉमिस किया कि कोई भी इंसान कोई भी कारण से रह जाता है वो आरबीआई में डाल सकता है एक्सचेंज करने के लिए, आरबीआई उसको देखभाल करके उसको एक्सचेंज करके देगा, जो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये उनका सर्कुलर मेरे पास अभी भी पड़ा है। अच्छा, यानी मतलब मार्च में आपको बोला गया कि हम ये सर्कुलर उन्होंने cancel जो करते भी सर्कुलर में क्लेम किया था हमको, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस से मोदी सरकार फिर गई। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने उसको हियरिंग चली हैं। हमारी। तो फिर ये तो मई में ऐसा क्या आ गया? हाँ, तो जो आप वो जो- कैश लेके जो- उल्लासनगर से बाहर जाके उल्लासनगर से बाहर जाके कैश लेके उसका पूरा प्रूफ बना के हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में, हम एडिशनल पिटीशनर बन रहे थे, वो पूरी ड्राफ्ट कॉपी हमने पुलिस में दी है। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है। तो हम सब फाइल, जो हमारे एडवोकेट थे, सब फाइल के साथ वहाँ पे थे ना। जब हमने पुलिस में नोट एडमिट किए तो हमारी फाइल भी पड़ी थी, फाइल के साथ गए थे और क्लाइंट का एफिडेविट भी दिया तो जिसके यानी नोट थे। आपके बोलने का मतलब था कि आप जब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गए, शायद पनवेल, हाँ, रायगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप जब भी आपने एंट्री किया, तब उस टाइम पर आप अपने लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट में आपका जो केस लेके फाइट करने वाले उनसे मिलने गए थे, उनसे मिलने गए और थे। कैश लेके गए थे। कैश और विथ एफिडेविट जो हमारे, जिसके नोट्स के प्रूफ तो थे। सर वो हाई कोर्ट में जाके फाइट, सुप्रीम कोर्ट में जाके फाइट करना है तो कैश लेके आने का क्या मतलब था? आप वो- डॉक्यूमेंट्स लेके आ वो सकते पूरा हो, का कोर्ट में पूरा- डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, पूरा का आप पूरा- कैश तो लेके नहीं जाएंगे। पूरा का पूरा जितने भी केस था उनका 2.5 करोड़ का पूरा प्लान 2 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़ का उनका 2.5 करोड़ का 2 करोड़ का प्लान था। वो पूरा का पूरा कैश लेके विथ प्रूफ, विथ फोटोग्राफ्स, विथ एफिडेविट हमको पूरा फाइल करना था। मेरा 50 लाख था, मेरे क्लाइंट का 52,80,000 आपका था। 50-52 था। 52 तो बाकी सबका मिला के कुछ 2 या कुछ हुआ अमाउंट। 2.5 का उनका 20 प्लान लाख था। में टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका आर्टिकल आया था। उनका 2.5 का प्लान था, वो विथ प्रूफ, विथ करेंसी, विथ एफिडेविट, विथ राइटिंग हम देने गए थे। आज भी वो पुलिस स्टेशन में विथ एफिडेविट जमा है कि वो पैसा किसका है और वो कहाँ से आया है, उसका क्या सोर्स है, वो सब उनको दिया हुआ है। और वो तो केस अभी- उन्होंने एफआईआर भी नहीं डाली, तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर भी नहीं हुई। आज भी कोई भी केस प्रोसीड, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में तो कलम लिख के आ हाँ, गए वो थे। लिख के आया कि ये उन्होंने- 124 हाँ, सेक्शन, वो सब सेक्शन मुंबई पुलिस एक्ट 124 सेक्शन के एग्जैक्ट। अंदर- उन्होंने बाद में अमेंडमेंट आया कि किसी के घर में पुराने नोट मिलते हैं वो ऑफेंस नहीं है। ये बाद में अमेंडमेंट अच्छा, ये बाद में amendment हुआ है। आप जिसमें अपडेट करेंगे तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उसके- क्या क्या हेयरिंग आई है वो आपको पता चलेगा। ये नोट रखना इलीगल है कि नहीं है, वो भी गवर्नमेंट ने रेक्टिफिकेशन किया। हाँ, क्योंकि फिर एक तीसरा आरोप ऐसा लगा आपके ऊपर कि भाई ये करने के बाद आज मोती लिधवानी जी एज अ सीए वो कि कोई भी इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड नहीं कर सकते हैं विथ हिज नंबर। अच्छा, इस विषय में आपको तो क्या ये कहना है? ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। हाँ। मैं जब भी चाहूँ मैं किसी को भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई एफआईआर ही नहीं हुई आज तक। अच्छा, तो मेरे इंस्टीट्यूट का मेरे पास कोई इशू ही नहीं है। बराबर। तो मेरी चॉइस है कि मैं अगर एफआईआर होती तो बात एफआईआर अलग होती, थी। उसके बाद भी एफआईआर इज नॉट अ क्राइम, conviction is a crime. Yes. When FIR is being booked on you, your case is going to be presented in court, where your case is going to run, hearing will be done, both the parties are allowed to discuss, and after conviction, there may be a possibility that you may be barred from practice. जब मेरे केस में FIR ही नहीं हुई तो where the question of practice? I can do anything. I am a chartered accountant, which can do whatever you want. Is my wish. ठीक है, अभी ये 2-3 जो पब्लिक के सवाल जो मैंने हाँ, पूछे। अच्छा हुआ आपने पूछा। आज हाँ। तक किसी ने पीछे लोग काफी गॉसिप करते नहीं, उल्टा अच्छा हो गया, आपने बोल दिया तो उल्टा वो फैक्ट public को जाएगा, मालूम जो भी पड़ेगा। मैंने बोला है ये सब डॉक्यूमेंट्स आरबीआई के सर्कुलर दिखा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग दिखा सकता हूँ, सब केस है। आप जाके आरटीआई में डालो कि एफआईआर है कि नहीं, वो भी निकल जाएगा। धोखा एक बिल्डिंग है जो 220 रुपया जो ये लगा है, हाँ, जो 220 रुपये जो लगाया हुआ है, इससे आप कितने सहमत हैं? सर पहली बात तो जो 220 की बात हो रही है, एक्चुअली टेक्निकली हमको जीआर के लिए वेट करना चाहिए, जो आया नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो धोखाधड़ी का जो कानून आया था, रेगुलाइजेशन का, धोखाधड़ी का कानून नहीं, रेगुलाइजेशन का कानून है। रेगुलाइज की पेनल्टी है, धोखाधड़ी की पेनल्टी नहीं है। उस कानून में जो बिल्डिंग डेंजर है उसको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको फायर एनओसी नहीं मिलेगा, वो रेगुलाइज के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो वो पेनल्टी कैसे जमीन मिलेगी? मालिकाना हक। हाँ, तो उसके लिए नया विंडो उन्होंने बनाया है, वो देखना है क्या उन्होंने रेगुलाइजेशन ओनली फॉर लैंड ऐसा उन्होंने विंडो क्रिएट किया है। क्योंकि पहले रेगुलाइजेशन में यू हैव टू फर्स्ट get the structural certificate from your engineer, Yes. and you have to get fire NOC, then you are eligible to regularize your structure, because your structure is going to be stay there long for 20 years. जो स्ट्रक्चर गिर चुका है, जो स्ट्रक्चर वीक है, वो रेगुलराइज हो ही नहीं सकता, फिर उसमें पेनल्टी आएगी।
थोड़ा मोती जी, थोड़ा टाइम को नज़र में रखते हुए एक और जल्द से बिल्कुल, एक सवाल बिल्कुल, पूछ लेता हूँ मैं आपके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ये जो 0.91 के दरें लगा के हमने शहर बस में डाल दिया, हाँ जी। ठीक है, आप सीए हो, ठीक है, आप ज़्यादा गणित जानते हो बिल्कुल। कि कैसे कितना नुकसान, कितना फायदा बिल्कुल। और इसका परिणाम क्या होगा। जो 40 करोड़ का जो बजट में अभी सभी नगर सेवक ने बोल दिया कि हमने नहीं लगा, हमने नहीं लगा, हमने नहीं लगा, लेकिन 40 करोड़ जो बजट में आया, सभी नगर सेवक लोग, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई स्ट्रेट, कोई पीछे, तो ये 40 करोड़ रुपए का ये जो दिख रहा है बजट के अंदर, मैंने अभी की डीएमसी टैक्स की उनसे मेरे इंटरव्यू हुआ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो 40 करोड़ का जो लगे हुए तो मेरे तो सभी नगर सेवकों ने पास किया है। बिल्कुल। तो क्या बोलना है आपका भी 40 करोड़ रुपया ये जो लॉस है या फायदा है या कैपिटल टैक्स लगानी चाहिए या उसको रद्द करना चाहिए, आपका क्या विचार है? देखिए, कैपिटल वैल्यू शहर के लिए 2016-17 में पास हुआ था। हाँ। किसी कारण से कोई एक्सक्यूज दिया जाता है कि कुछ फंड्स आने थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो मैं मानता नहीं हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ। इस कारण से ये लोग मजबूर होकर लगाए, जिसका हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि चलो ठीक है, उन्होंने कुछ शहर का भला सोच के कैपिटल वैल्यू डिसाइड किया, लेकिन रेट का कुछ कंफर्म नहीं था। तो कैपिटल वैल्यू गोशवारा पे तो दिखाया था मैंने, आपके जो कांग्रेस के लीडर है वो उन्होंने गोशवारा दिखा दिया था, तभी लागू ही नहीं था, तो जवाब ही नहीं था। 15, 16, 17 में जो पास हुआ तभी हमको टैक्स में लिख के नहीं आया, तो लागू नहीं हुआ। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 तक ये टैक्स लागू ही नहीं हुआ। उसके बाद अचानक अब 22-23 की बात करते हैं, उसमें अचानक कमिश्नर 40 करोड़ एडिशनल प्रपोज करके देता है, जो आपने देखा है पेज नंबर 51। स्टैंडिंग कमेटी बजट में कमिश्नर ने 40 करोड़ प्रपोज करके दिया, 90 करोड़ का एडिशन प्रपोज करके दिया। उसमें कैपिटल वैल्यू का जो आइटम था वो सीधा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के 16 मेंबर्स को रिजेक्ट करना चाहिए। ये हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स की ड्यूटी। मोदी जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 2016 से ये प्रक्रिया चालू हुई कैपिटल वैल्यू टैक्स की और 2022 में हम आज बैठे हैं, तो कहीं 2016 से लेके 2022 तक ये जो 6-6.5 साल का जो एरियस, अगर आपको कैलकुलेशन करें तो माइट भी करोड़ में होगा जो एरियस लगा के भेजा काफ़ी अमाउंट, ठीक है। अब ये जो अगर महानगर पालिका के पास में कोई प्रणाली नहीं थी इनको इम्प्लीमेंट करने की, तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल भी इन्होंने अगेन एब्सेंस ऑफ बॉडी कोई नगर सेवक नहीं है तो नहीं। 2016 से लेके अभी तक 6 साल की गैप हो गई, 6 साल के गैप वापस इनको रिवाइव करोड़ों का जो ये लोगों ने एरेस्ट लगाया है, आपको नहीं लगता है कि 2016 से लेके 2022 तक जितने भी अधिकारी जो आए हैं टैक्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त में, इन सब पे एक कानूनी जांच बिठाई जाए? बिल्कुल, खाली इस पे ही जांच बिठाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ओवरऑल यूएमसी की बात करते हैं तो जब धोखादायक नहीं, पॉथोल्स की आपने फर्स्ट बात की। हाँ। पॉथोल्स का जो 2 करोड़ से 16 करोड़ तक टेंडर हो गया, तो हाँ। ये क्यों बढ़ा? हाँ। काम तो अभी भी 10% हो रहा है। आप चेक करेंगे तो मेरी एस्टिमेट है कि जितना भी टेंडर है 10% काम होता है, 90% पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। तो उसके बाद कचरे का टेंडर आया, उसमें हम बात करेंगे। वो अमाउंट 1,45,000 से अचानक 2013 में 4.5 लाख हो गया। हाँ। उसके बाद 4.5 लाख से आज 8,22,000 हो गया। तो ये जो अमाउंट बढ़ते हैं, सर्विस नहीं बढ़ती है। आज शहर में कचरा नहीं उठाया जा रहा है। ये 4 लाख मतलब 4.5 लाख से लेकर जो डबलिंग किया गया, पहले 1.5 से 4.5 ट्रिपलिंग हुआ था 2013 में। नहीं, अभी हम 2000 हम हाँ, ये 4.5 से डबलिंग की पकड़ लेते हैं। छोटा भ्रष्टाचार है, इससे पहले बड़ा तो भ्रष्टाचार। आप एक एक्टिविस्ट हो, आपका शहर में नाम है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? मैंने ऑब्जेक्शन लिया है और मुझे मंत्रालय में एक्नॉलेजमेंट हुआ है। मंत्रालय में जो डिपार्टमेंट्स है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी, वहाँ से मुझे लेटर आया है एड्रेस टू द कमिश्नर, व्हेन यू डायरेक्ट अ डिसीजन अबाउट दिस गार्बेज कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट। ये मेरे पास लेटर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब 4.5 लाख का जब ये ठेका था पिछले ये, ठीक है, उस टाइम पे जीरो गार्बेज का एक उन्होंने खेला था ट्रम्प कार्ड के, Yes. will do a जीरो गार्बेज। Yes. तो जीरो गार्बेज तो आज तक एक दिन ऐसा कोई नेता मेरे को बोल के जाए कि भाई एक दिन उल्लास में जीरो गार्बेज था। अभी आपने ये मैं अच्छा आपने सवाल पूछा, गिव मी वन चांस टू रिप्लाई टू जीरो गार्बेज। जीरो गार्बेज जो लोगों को बताया जाता है, जीरो गार्बेज का मतलब है कि गार्बेज को प्रोसेस करके खत्म करना है। आइदर इट हैज टू बी कंपोस्ट, इनको उसको कंपोस्ट बना के बेचना है या भंगार में बेचना है, जैसे डंपिंग ग्राउंड पे कुछ जाए ही नहीं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो गार्बेज। डंपिंग ग्राउंड तो आज भरे भरे पहाड़ हो गए। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड भरा हुआ है, इसकी वजह से लास्ट वीक में एनजीटी कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पे 12,000 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। किनको?
महाराष्ट्र सरकार को कि महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ 55% गार्बेज कम किया है, 45% कम नहीं किया है, तो ये किसको पेनल्टी लगनी चाहिए? हम तो जीरो कम कर रहे हैं, हमारा तो गार्बेज जीरो गार्बेज नहीं है, जीरो रिडक्शन है। तो ये गिल्टी कौन है, महाराष्ट्र सरकार है कि हम है? क्या ऐसे परिस्थिति हुई रही आपके हिसाब से जो 4 अप्रैल 2022 को आनंद फानंद में सभी लोगों ने मिलकर कचरे का ठेका पास कर दिया? ये कचरे का ठेका इन्होंने पास किया है, इसका अमाउंट वो भी 8 साल के लिए? 8 साल के लिए किया है। अमाउंट क्वेश्चनेबल है, पीरियड क्वेश्चनेबल है, टर्म्स क्वेश्चनेबल है। जीरो गार्बेज का कॉन्ट्रैक्ट में किधर डिस्कशन नहीं है, 2013 में भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, कॉपी पड़ी है। जब 4.5 का था तो उसमें तो जीरो गार्बेज नहीं, था? कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज नहीं था, नहीं है जीरो गार्बेज। जीरो गार्बेज क्लॉज होगा ना तो इनको एक सेटअप लगाना है जिसमें इनको पूरा का पूरा गार्बेज सेपरेट करना है। वेट गार्बेज अलग, ड्राई गार्बेज अलग, उसको प्रोसेस करना है। वेट गार्बेज को प्रोसेस करना है, ड्राई गार्बेज को भंगार में बेचना है। इनको डंपिंग ग्राउंड पे कुछ लेके नहीं जाना है। ये लॉ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है। ये लॉ की वजह से चीफ सेक्रेटरी जो हमारे सबसे बड़े मुख्य सेक्रेटरी हैं उसको एनजीटी कोर्ट ने बुलाया है हियरिंग पे कि प्लीज आंसर व्हाई यू आर अनेबल टू रिड्यूस गार्बेज एंड द चीफ सेक्रेटरी इज फेल्ड बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन लाइक उल्लासनगर। आज 12,000 करोड़ का पेनल्टी आया तो कम से कम हमारे ऊपर 100 करोड़ पेनल्टी लगना चाहिए। उल्लासनगर शुड बी पनिश्ड, उल्लासनगर कॉर्पोरेशन शुड बी पनिश्ड फॉर 100 करोड़ फॉर डूइंग नथिंग टू रिड्यूस गार्बेज, गिविंग अस डिजीज, गिविंग अस सिटी फुल ऑफ गार्बेज। आज हम जो शहर में रह रहे हैं उसमें व्यवस्था खराब है, उसमें एक कारण गार्बेज भी है। अपार्ट फ्रॉम पोथोल्स, अपार्ट फ्रॉम धोखादायक बिल्डिंग, अपार्ट फ्रॉम वेरियस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्बेज हमको दे रहे हैं और 3 गुना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं और वो एक पार्टी को दे रहे हैं, वो डिफॉल्टर है। एक पार्टी जो फेल है, जो डिफॉल्टर है, मेरे पास प्रूफ है। बहुत अच्छा लगा मोदी जी आपकी विचार सुनते। देखिए उल्लासनगर शहर अभी ऐसा हो गया ना, समस्याओं का शहर, कचरे का ठेका, मनमानी, पाटल्स का टेंडर मनमानी, एक ही आदमी को सालों से दिया जा रहा है, ऊपर से कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसमें नगर सेवकों की मनमानी, 40 करोड़ रुपया ऐसे ही टैक्स। 40 नहीं आएगा, 200 करोड़ का ये पेनल्टी आ रहा है। 40 करोड़ जो उन्होंने लिखा है, कैपिटल वैल्यू टैक्स के ना, लेकिन एरियर्स लेंगे तो 200 करोड़ आ सकता है। तो ये तो वो मतलब ये सब चीजें सर हमारा 1 साल का टैक्स 100 करोड़ है, इन्होंने डबल कर दिया है। ये सब चीजें देख के तभी तो उल्लासनगर लोग पलायन करते हैं। आज उल्लासनगर में 2.5 लाख लोग चले गए छोड़ के, दुकान पे यहाँ आते हैं, 1-1 घंटा शहद के ब्रिज पे रो के आते हैं। एक बंदा दुबई में रहता है, उसका शोरूम यहाँ पे गोल्ड का सोना रहा है वो। एक बंदा खार में रहता है, मेरा रिलेटिव है, वो खार से यहाँ पे आके शिवाजी नगर में प्रैक्टिस कर रहा है। दुकान यहाँ पे, हमारे पास बेस्ट बिजनेस है, हमारे पास बेस्ट दिमाग है, हमारे पास जितनी अच्छी बाज़ारें हैं, फर्नीचर की बाज़ार, गोल्ड की बाज़ार, कार बाज़ार, मोबाइल बाज़ार, कन्फेक्शनरी, जीन्स में नंबर 3 पे हूँ। बिल्कुल सही। तो इतना अच्छा बिजनेस करने के बाद जो हमारी बजट है 1000 करोड़ पर किलोमीटर, 70 करोड़ हमारी कलेक्शन है, जो बीएमसी से ज़्यादा है। Our earning is more than BMC. We collect 70 crore per kilometer. Kilometer wise we collect 70 crore. But can you show me 75 lakhs development? 70 करोड़ में आप 1% डेवलपमेंट दिखाओ। Can you show 1% डेवलपमेंट? तो ये पैसा जो हमारे नेता, हमारी यूएमसी के अधिकारी, यूएमसी के नगर सेवक जो वेस्ट करें, इसीलिए लोग 2.5 लाख लोग आज शहर छोड़ के गए, मजबूर हैं वो यहाँ पे घर छोड़ने के लिए, क्योंकि आपने शहर में अच्छे बिजनेस दिए, अच्छे बाजारें दी, अच्छा दिमाग दिया, नेता अच्छे नहीं दे पाए। हमारे शहर में नेता अच्छे नहीं है, ये फैक्ट। तो यानी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर क्या आपको लग रहा है नए चेहरे नजर आएंगे? काफी देखो पब्लिक तंग आ गई है पुराने चेहरों से, जो पुराने नगर सेवक जो 15-15, 20-20, 25 साल से आज सुन के आ रहे हैं। बिल्कुल वही पार्टियां, वही ग्रुप्स सब आपस में मिले हुए हैं। कोई चाहता है मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर जीता हूँ, कोई चाहता है मैं इसको वहाँ खड़ा कर जीता हूँ। तो जितने भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम हो रहा है और इसमें शहर का भला कुछ नहीं होता है और वो हिसाब से शहर में आज तकलीफें हैं। शहर को आज नए चेहरे की ज़रूरत है, लेकिन शहर में क्या नए चेहरे आने हैं, ये एक सवाल है। जल्दी देखेंगे आने वाले चुनाव के अंदर कितने नए चेहरे लोगों के बीच आते हैं। और अच्छा लगा मोदी जी आपसे बात करते, आपके विचार सुनते हुए, आपके विचार काफ़ी अच्छे लगे हमें। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए फिर से। शुक्रिया, थैंक यू।